Dear student, today in this video we will understand the one of the important law of economics, that is law of demand. इस वीडियो में हम लोग समझेंगे what is the meaning of demand, what are the various factors affecting demand, law of demand क्या होता है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज डिमांड. यूजुअली व्हेन आई आस्क माय स्टूडेंट्स व्हाट इज डिमांड, दे रिप्लाई लाइक आई वांट a big house, ma'am. Somebody says I want a luxury car, or somebody replies like I want a expensive smartphone. But this is not demand. This is just our want or desire. डिमांड क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिज़ायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. डिज़ायर तो होगी ही डिमांड किसी प्रोडक्ट के लिए, पर साथ के साथ उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हमारे पास इनफ मनी भी होना चाहिए, और उस इनफ मनी को हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए खर्च करेंगे, ऐसी विलिंगनेस भी कंज्यूमर की होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए. इसलिए फॉर अ डिमांड टू बी इफ़ेक्टिव 3 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट: डिज़ायर टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे. हमारी डिज़ायर है, हमारी वांट है कि एक अच्छा बड़ा घर हमारे पास होना चाहिए. वी शुड हैव इनफ मनी टू बाय दैट बिग हाउस, और वो जो मनी है उसको हम उस घर पे ख़रीदने के लिए खर्च करेंगे, ऐसी विलिंगनेस होनी चाहिए. तो जब ये तीनों चीज़ें होंगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम डिमांड कहते हैं. जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो इन इकोनॉमिक्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कैन बी डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ इट विच अ कंज्यूमर विल परचेज or will ready to take off from the market at various given prices in a given period of time. एक particular period of time में various given prices पे एक commodity का जितना amount हम market से खरीदेंगे या खरीदने के लिए तैयार होंगे, उस amount को हम economics में demand of a commodity के नाम से जानते हैं. Then basically there are 2 types of demand: इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. जब हम किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड को स्टडी करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, एक इंडिविजुअल की डिमांड एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी है उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. मार्केट डिमांड होता है सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस लेवल. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एट गिवन प्राइसेस जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक कमोडिटी की कितना अमाउंट ख़रीद रहे हैं, उस सब का जो टोटल होगा उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं. देन कम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्या वो फैक्टर्स हैं जो एक कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. हम किस कमोडिटी की डिमांड करेंगे, कितनी डिमांड करेंगे, डिपेंड करता है हमारी इनकम पे. इनकम और डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट इनकम जो डिमांड जो है वो इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड भी कम होती है. तो कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड किन गुड्स के लिए होगी और कितनी होगी. नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत कॉमन सी बात है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई गुड ख़रीदते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्राइस देखते हैं.
ये कितने रुपए की है। अगर हमें लगता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, अगर हमें लगता है प्राइस कम है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की, वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है उस प्रोडक्ट या कमोडिटी की डिमांड का। देन प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह की हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका कंजम्पशन कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देता है। वो दो गुड्स जिनमें से कोई भी हम गुड यूज़ करेंगे, हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम होगा, ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी एक कॉमन एग्जांपल है। तो अगर टी की प्राइसेस बढ़ेंगी तो जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिवली उसकी जो प्राइस है वो टी की प्राइस से कम है एंड वाइस वर्सा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जिन्हें एक साथ कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अगर हमारे पास कार है पर उसमें पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलेगी, ठीक है। और हमारे पास पेट्रोल है पर कार नहीं है तो उस पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं है। कार और पेट्रोल को दोनों को एक ही साथ यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर कार की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कार की डिमांड कम हो जाती है और साथ के साथ पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो रिलेटेड गुड्स वेदर इट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उनकी प्राइस पे भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है। देन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट किसी कमोडिटी पे, किसी गुड पे या सर्विस पे टैक्स लगा देती है तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं और उससे उसकी डिमांड कम हो जाती है। या कई बार गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे बैन लगा देती है, जैसे कई जगह लिक्विड पे बैन कर दिया जाता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स पे बैन लगा दिया जाता है, तो उस केस में उस गुड की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड का। हमारी टेस्ट और हमारे प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कमोडिटी की डिमांड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में कई वैरायटी के नूडल्स अवेलेबल हैं, मैगी है, टॉप रेमन है, यिप्पी है, पतंजलि का नूडल है, पर हम अगर सिर्फ मैगी खरीदते हैं, मैगी की डिमांड करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारा जो टेस्ट है वो बना हुआ है, डेवलप हुआ है। बाकी नूडल्स हमें कंपैरेटिवली इतने टेस्टी नहीं लगते हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो मैगी के लिए, या किसी की डिमांड टॉप रेमन के लिए हो सकती है क्योंकि उसका टेस्ट उसके लिए डेवलप है। इसी तरह से हमारे प्रेफरेंसेस पे हमारी डिमांड डिपेंड करती है। कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड को दूसरी ब्रांड्स के ऊपर प्रेफर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट ही हम मार्केट से खरीदेंगे। देन एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंजेस। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस फ्यूचर में ज़्यादा होने वाली है, तो वो प्रेजेंट कंजम्पशन उस गुड का बढ़ा देता है, उसकी डिमांड ज़्यादा करता है। और अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस इस पर्टिकुलर गुड की और कम हो जाएगी, तो वो इस समय उसका जो कंजम्पशन है, प्रेजेंट में जो कंजम्पशन है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है और प्राइसेस कम होने का इंतज़ार करता है। देन स्पेशल इन्फ्लुएंसेस लाइक क्लाइमेटिक चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस एक्सेट्रा। बहुत सिंपल सी बात है, जब विंटर्स आते हैं तो वूलन क्लोथ्स की डिमांड होती है, समर्स के समय हम कॉटन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, रेनी सीज़न आता है तो मार्केट में अम्ब्रेलाज हैं, रेन कोट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डेमोग्राफिक चेंजेस, जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन, उनका लिटरेसी लेवल, सेक्स रेशो कितना है, कितना मेल कितना फीमेल है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा किस प्रोडक्ट की या किस कमोडिटी की कितनी डिमांड होगी। देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सेज ceteris paribus or other things remaining the same, other things being equal or other things remaining the constant, if the price of product is high, quantity demanded is low, and if the price of product is low, quantity demanded is high। बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक बात है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी
तो उसकी डिमांड कम होगी, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं डिमांड के, उनमें कोई चेंज नहीं है। कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, इस तरह ये जो सारी चीज़ें हैं उनमें कोई चेंज नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप। प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड टू each other. If price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. Other things remaining constant or same. Demand schedule and demand curve. अगर हम law of demand को which explains the inverse relationship price and between price and क्वांटिटी डिमांडेड, उसको अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और इस इन्वर्स रिलेशनशिप को अगर हम एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड शेड्यूल, जिसमें टेबुलर फॉर्म में हमने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया है। एक कॉलम में हमने लिया है प्राइस पर यूनिट और दूसरे कॉलम में हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है 10 से 8 रुपीज़, देन 6 रुपीज़, देन 4 रुपीज़, देन 2 रुपीज़, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट। तो इस रिलेशनशिप को जब हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल है। और इसको जब हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारा डिमांड कर्व होगा। यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है। उस टेबल को हमने ग्राफ में एक्सप्लेन किया है। जैसा सिंपल सा है, आप देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे जो डिमांड है वो कम हो रही है। जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो डिमांड 90 यूनिट्स है। प्राइस बढ़ के 4 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड 80 हो जाती है। प्राइस और बढ़ के 6 रुपीज़ हो गई तो डिमांड घट के 70 हो गई। प्राइस बढ़ के 10 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड घट के 50 हो जाती है। तो ये जो डिमांड कर्व है इट रिप्रेजेंट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसको शो करता है। इस रिलेशनशिप में जो प्राइस है इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है दैट डिपेंड्स ऑन प्राइस, इसलिए जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डिमांड कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। देन व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड? ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है? देयर आर सम रीजंस लाइक प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट का मतलब यह है कि प्राइस जब किसी भी गुड के या कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, तो जब उस गुड की प्राइस कम हो जाती है तो हम उन मल्टीपल यूजेस में उस गुड का जो कंजम्पशन है या जो यूज़ है वो बढ़ा देते हैं, तो प्राइस के घटने से उस गुड की डिमांड बढ़ जाती है। देन इनकम इफेक्ट। प्राइस के घटने से क्या होता है, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है या उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, तो उसके कारण वो पहले से ज़्यादा अमाउंट उस गुड की खरीद सकता है अगर उस गुड की प्राइसेस कम हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक आइसक्रीम है, अगर आइसक्रीम की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है और मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, तो मैं उस आइसक्रीम के 5 आइसक्रीम्स में ख़रीद सकती हूँ। पर अगर अब आइसक्रीम की जो प्राइस है वो घट के 8 रुपीज़ हो जाती है, तो पहले मैं 5 ख़रीद सकती थी, अभी मैं 6 आइसक्रीम्स
खरीद सकती हूँ। तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, मेरी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई। अगर मैं 5 आइसक्रीम्स खरीदूँगी तो वो 40 रुपीज़ में आ जाएंगी, तो वो जो 10 रुपीज़ है दैट शोज़ द इंक्रीज़ इन माई रियल इनकम और इंक्रीज़ इन माई परचेजिंग पावर, जिससे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट और आइसक्रीम की खरीद सकते हैं। दिस इज़ इनकम इफ़ेक्ट, जिसके कारण प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है। देन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट ये एक्सप्लेन करता है कि जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है और जो दूसरे गुड है उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो जिसकी प्राइस बढ़ गई है, जिस गुड की प्राइस बढ़ गई है, उसकी जगह हम उस गुड को ख़रीदना शुरू कर देते हैं जिसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो प्राइस बढ़ने के कारण एक गुड की डिमांड कम हो गई है और उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड बढ़ गई है। एंड देन नेक्स्ट रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करता है कि जब हम किसी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम उस गुड का कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं। इस लॉ को हम एक अलग वीडियो में कवर भी करेंगे। तो इसके कारण जैसे जैसे किसी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ता है, कंज्यूमर उसके लिए कम प्राइसेस देने को तैयार होता है, तो कम प्राइस पे ही वो उसकी ज़्यादा अमाउंट खरीदेगा, अदरवाइज़ वो उसका ज़्यादा अमाउंट नहीं खरीदेगा क्योंकि उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जा रहा है। देन व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे क्या केसेस हैं या ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, दैट इज़ गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। गिवन गुड्स या इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके प्राइस कम होने से उनकी डिमांड कम नहीं होती है और प्राइस कम होने से जिनकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है और प्राइस ज़्यादा होने से जिनकी डिमांड कम नहीं होती है। तो गिवन गुड्स के केस में जो फेमस एग्जांपल जो दिया था इकोनॉमिस्ट गिफिन ने, वो ये कि अगर जैसे जो नॉर्मल एक पुअर मैन है वो पोटैटो यूज़ करता है खाने के लिए, तो अगर पोटैटो की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी जो रियल इनकम में चेंज आता है, रियल इनकम में जो इंक्रीज़ होता है वो उससे एक सुपीरियर गुड से मीट वो उसको ख़रीदना शुरू कर देता है। तो पोटैटो की डिमांड वो नहीं बढ़ाएगा बल्कि उसकी रियल इनकम में जो चेंज आया है उससे वो मीट ख़रीदना शुरू कर देता है। या अनाज में भी हम एक एग्ज़ाम्पल इसका डिस्कस करते हैं कि जैसे जो मक्का और बाजरा हैं उन्हें थोड़े से सस्ते ग्रेन में लिया जाता है और गेहूं और चावल है उसको थोड़ा सुपीरियर ग्रेन में लिया जाता है। तो अगर मक्का या बाजरा की प्राइस कम हो जाती है तो लोग उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ाते बल्कि उनकी रियल इनकम में जो इंक्रीज़ हुआ है उससे वो गेहूं या चावल की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो गिवन गुड्स के केस में अगर गुड्स की प्राइस कम होती है तो उनकी डिमांड बढ़ती नहीं है। देन सेकेंड वन इज़ वेबलिन गुड्स और स्नोब अपील। ये कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम वेबलिन गुड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स के नाम पे, जिनको हम सिर्फ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के लिए ख़रीदते हैं, जो हम सिर्फ सोसाइटी में अपनी एक प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए जिन्हें हम ख़रीदते हैं, शो ऑफ के लिए जिन्हें हम ख़रीदते हैं, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सपेंसिव कारपेट्स हो गए। ये हम इसलिए नहीं खरीदते, इन गुड्स की प्राइसेस ज़्यादा होने के बावजूद भी इनकी डिमांड कम नहीं होती, इनकी डिमांड ज़्यादा होती रहती है क्योंकि ये हम शो ऑफ के लिए इन गुड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइसेस ज़्यादा होने पे भी इस तरह की जो गुड्स होती हैं उनकी डिमांड कम नहीं होती है। और प्राइसेस कम हो जाती हैं तो चूँकि कम प्राइस पे ख़रीदी हुई चीज़ से हम किसी तरह का शो ऑफ नहीं करते हैं तो उनकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। तो इन गुड्स के केस में, वेबलिन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। देन एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंजेस।
अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि आज प्राइस ज़्यादा है पर फ्यूचर में इस गुड की प्राइस और ज़्यादा हो सकती है, तो वो बढ़ी हुई प्राइसेस पे भी उस गुड की डिमांड आज ज़्यादा करेगा। और अगर उसे लगता है कि आज प्राइस कम है पर उसे लगता है कि आने वाले टाइम में इस गुड की प्राइसेस और कम हो सकती हैं, तो वो प्रेजेंट में उस गुड का जो डिमांड है वो कम करेगा और प्राइसेस कम होने का इंतज़ार करेगा ताकि उस गुड की वो ज़्यादा डिमांड कर सके। शेयर मार्केट में ऐसा होता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि शेयर्स की प्राइसेस अभी ज़्यादा हैं पर फ्यूचर में और ज़्यादा हो सकती हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अभी ख़रीद लेते हैं ताकि फ्यूचर में बढ़ी हुई प्राइसेस पे हमें फ़ायदा हो सके। देन चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर फैशन में चेंज आ गया है तो किसी गुड या प्रोडक्ट की प्राइस कम होने पे भी उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है। जैसे कपड़े हैं, कपड़ों के जो फैशन है वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। तो अगर कोई ओल्ड फैशन क्लोथ हमें कोई ड्रेस हमें कम दाम में मिल रही है तो भी हम उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है। या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, किसी चीज़ के लिए हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है, उसको हम कोई एक ऐसी गुड है जिसे हम बाकी गुड्स के ऊपर प्रेफर करते हैं, तो उस केस में भी हम उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो भी हम उसको खरीदेंगे। देन इग्नोरेंस। कई बार जो कंज्यूमर है वो प्राइस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, किसी गुड की जो प्राइस है या कमोडिटी की जो प्राइस है, उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मिल रही है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, उन सब के बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। मार्केट की जो कंडीशंस हैं, मार्केट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती है, तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। कई बार कंज्यूमर को ऐसा लगता है हाई प्राइस मीन्स हाई क्वालिटी। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो उसे लगता है कि इससे अच्छी क्वालिटी, इस गुड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा प्राइस पे भी उस गुड की ज़्यादा डिमांड करेगा। तो इस तरह के केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। लास्ट वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इमरजेंसी सिचुएशंस। कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, जैसे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, तो उन केसेस में हम हाई प्राइसेस पे भी उन गुड्स की डिमांड करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कुछ अकाल है या बाढ़ आ गई है या कोई, जैसे अभी आजकल कोविड चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होता है, गुड्स की सप्लाई कम हो जाती है और उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। पर चूँकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आप अपना सर्वाइवल या बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए भी गुड्स की डिमांड कम करते हैं। बढ़ी हुई प्राइसेस पे भी हम गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इमरजेंसी सिचुएशंस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। तो ये हैं कुछ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश करी समझाने की लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे वर्क करने के पीछे क्या रीज़न्स हैं, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, एंड व्हाट आर द वेरियस एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you very much.